हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में जब हम करते हैं तो वो क्यों नहीं हो पाते हैं, और अगर हो जाते हैं तो गलत आंसर आ जाता है। बहुत परेशान करते हैं न्यूमेरिकल। तो आज उसी पर बात करेंगे हम न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स में आपको किस बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जो कि आपकी न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे, उन पर बात करेंगे। उसमें मैंने कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, डायग्राम है, कन्वर्जन है, कैलकुलेशन है। इन पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। और कैलकुलेशन में मैंने नीचे ये देखें, आप लिखा है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रूट। आप इस टर्म को बिल्कुल भी स्किप मत करना, कैलकुलेशन, क्योंकि आपको देख के ऐसा लगेगा अरे ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, अरे ये तो बचपन से करते चले आ रहे हैं, छोटी क्लास से मैथ्स पढ़ रहे हैं, और कुछ बच्चों के पास तो 11th-12th में ही मैथ्स होती है। यार इसमें क्या करना है। तो देखो आप ये समझो, प्लस माइनस तो है, लेकिन जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती है ना बेटा, वैसे वैसे लेवल भी बढ़ता रहता है। तो 12th में, 11th-12th में जब आप पढ़ते हैं तो उसमें न्यूमेरिकल में जो कैलकुलेशन होती है प्लस माइनस ही होता है। लास्ट में तो सब जगह प्लस माइनस इंटू डिवाइड, लेकिन उसका लेवल भी वही होता है। वहाँ पावर में वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो उसको कैसे प्लस करना है, कैसे माइनस करना है, कैसे इंटू, कैसे डिवाइड, कैसे रूट निकालेंगे, ये एक बार जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपको न्यूमेरिकल में जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। सब कुछ आपने सही कर दिया, फार्मूला भी सही लगा दिया, वैल्यूज़ भी सही पुट कर दी, सब कुछ सही कर दिया, लास्ट में क्या होगा, कैलकुलेशन में छोटी मिस्टेक हो जाती है ना। मैं ये नहीं कह रहा बच्चों को नहीं आता है, आता तो है, प्लस माइनस किससे नहीं आएगा, सब बच्चों का, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है ना, अरे यार ये नहीं पता था, ये पॉइंट नहीं पता था, इसलिए नहीं कर पाए, अरे ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं पता था इतना सा, और पूरा तो आता ही था यार। तो वो पॉइंट मैं बताऊंगा आपको कि आपको किस तरीके से कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, किस तरीके से प्लस करें, किस तरीके से माइनस। अब टॉपिक हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो जाए, ये जो वीडियो है थोड़ा सा लेंदी हो जाए, क्यों, क्योंकि इसलिए हो सकता है कि न्यूमेरिकल है ना, न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं ना, किसी एक टॉपिक में थोड़ी होते हैं, हर टॉपिक में मिल जाते हैं, हर चैप्टर में। फिजिक्स में तो 11th क्लास में भी, 12th में भी, जितने भी चैप्टर हैं सभी में, और 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में नहीं दे रखे हैं, तो दे नहीं रखे इसका मतलब ये थोड़ी है नहीं, वो तो दे नहीं रखे। अगर बनाते तो उसमें भी दे देते, ठीक है। तो आपको समझना थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा सा ब्रॉड भी हो सकता जाए, काफ़ी मैं डिटेल से आपको एक्सप्लेन करूँगा। टेंशन बिल्कुल मत लेना, लास्ट तक वीडियो को मेरे ज़रूर देखना। अगर आपने लास्ट तक वीडियो को देखा तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। न्यूमेरिकल जब आप करेंगे तो आपको लगेगा कि हमने वीडियो देखा, हमें बहुत फ़ायदा मिला। मैं चाहता हूँ कि आपकी पोजीशन ऐसे इस पोजीशन से इस पोजीशन में पहुँचे। जब न्यूमेरिकल करते हैं तो आंसर आता है तो बड़ा अच्छा लगता है, और जब नहीं होता है ना तो बड़ा इरिटेशन होती है। पूरा एफर्ट कर दिया, फार्मूला लगा दिया, वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेशन भी कर ली, और लास्ट में देखा बोले यार आंसर नहीं है यार, और बोले टेंशन हो रही है, दिमाग ख़राब हो जाता है उस समय। तो आप बिल्कुल पेशेंस रखें, पूरा वीडियो देखें, लास्ट तक देखें, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी। स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए पहला है टॉपिक। आपने कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लिया उसका, ठीक। टॉपिक है, टॉपिक में कोई डेफिनेशन होगा, या उसमें कोई डेरिवेशन भी हो सकता है। डेरिवेशन है तो डेरिवेशन का फॉर्मूला होगा। आपने टॉपिक क्लियर कर लिया। अब बात आती है कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट सब कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अरे डेफिनेशन भी पता है, फिर भी टीचर कह रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअल में, कि हमने तो डेफिनेशन बता दिया, अगर हमने कोई डेफिनेशन पढ़ा है, फिर उसमें कॉन्सेप्ट में क्या रहेगा। कॉन्सेप्ट में ये है बच्चों, आपने मान लो कोई टॉपिक पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ ली, उससे रिलेटेड अगर कोई फार्मूला है वो भी आपने पढ़ लिया। फार्मूला हमारा हो गया, फार्मूला हमने पढ़ लिया, F = mv²/r। हमने ये फार्मूला पढ़ लिया। सेंट्रीपिटल फोर्स, टॉपिक पढ़ा सेंट्रीपिटल फोर्स, वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो किसी ऑब्जेक्ट को किसी सेंटर के चारों तरफ घुमा दे, सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे सन ले लिया, ठीक है, इसके चारों तरफ बहुत सारे प्लैनेट घूम रहे हैं, हमने अर्थ की बात कर ली, ये अर्थ ले लिया, ठीक है। सन का मास कैपिटल M, अर्थ का मास स्मॉल m, ठीक।
इसके बीच में डिस्टेंस ले लिया r, अर्थ कुछ वेलोसिटी से ऑर्बिट में घूम रहा है, v वेलोसिटी ले लिया। अब आपने क्या किया, जब आपने ये सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन पढ़ लिया और जब आप इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल में, तो उस समय आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इसमें m है किसका मास। अभी तो मैंने इसका कैपिटल स्मॉल लिख दिया तो लग ही रहा है कि भाई ये स्मॉल m है तो इसी का मास होगा अर्थ का, लेकिन नहीं, अगर मैं m1 m2 लिख देता तब आप किसका लेते मास। तो आपको पता नहीं, हम बात कर रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स, सन कितना सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा अर्थ पर सन लगा रहा, तो लगता है कभी कभी डाउट होता है सन का ही मास होगा, क्योंकि सन का ही तो निकालना है सेंट्रीपिटल फोर्स, कितना लगा रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, अर्थ पे तो लगा रहा है लेकिन लगा सब रहा है। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, m मास है, इन दोनों में से किसका मास है। v वेलोसिटी है तो वेलोसिटी किसकी है, कहीं डाउट तो नहीं, वैसे तो सन स्टेबल है अपनी जगह पर, अब यहाँ पे तो क्लियर हो जाएगा वेलोसिटी। अब r है, मान लो इसका भी रेडियस दे रखा है सन का, और इसका भी अर्थ का भी रेडियस दे रखा है, तो क्या ये इसका रेडियस है या इसका रेडियस, बोले दोनों में से किसी का नहीं है, किसका रेडियस है, ये जिस सर्कुलर ऑर्बिट में ये प्लैनेट घूम रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस है, यानी कि एक्चुअल में ये डिस्टेंस सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक का है। ये चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट है कि आपने फॉर्मूला डेफिनेशन पता है, फॉर्मूला ही पता, फॉर्मूले में जो फिजिकल क्वांटिटीज आ रही हैं उन फिजिकल क्वांटिटीज किस किस को रिप्रेजेंट करें, क्या कंडीशन है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ आपको पता नहीं होगी तो आप वैल्यूज़ कैसे पुट करोगे, आप वैल्यूज़ कैसे पुट करोगे। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, सिंपल है, जिनको आप मेज़र कर सकते हो, नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेंथ, ब्रेथ, एरिया, बहुत सारी हैं, फोर्स, मोमेंटम। और जैसे क्या हैप्पीनेस, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। हम खुश होते हैं तो हम बोलते हैं थोड़ा खुश हैं, ज़्यादा खुश हैं, बहुत खुश हैं। टेंशन में होते तो कहते हैं टेंशन है, बहुत टेंशन है, कम टेंशन, उसको कोई वैल्यू नहीं, हमने सोचा 2.5 टेंशन है, 6.8 है, ऐसे नहीं बोलते। तो ये टेंशन, हैप्पीनेस, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं, फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिन्हें आप मेज़र कर सकते हैं और नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये होगा। तो अब आपने फॉर्मूला भी पढ़ लिया, चलो फॉर्मूला भी याद हो गया आपको, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। अब उसके आगे बात करते हैं। अब आता है कि आपको कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ है, यहाँ मैं कोई न्यूमेरिकल आपको नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ बताऊंगा कि जब आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तब किस चीज़ का ध्यान रखेंगे, कर रहे होंगे तब किसका, एंड तक का प्रोसेस बताऊंगा आपको कि किस किस चीज़ का ध्यान रखना है ताकि आपका आंसर सही आए उसमें। अब क्या होता है, आपको कोई न्यूमेरिकल दिया, आपने न्यूमेरिकल पढ़ा, न्यूमेरिकल में आप एक चीज़ ध्यान रखें, तीसरा फोर्थ पॉइंट है हमारा डायग्राम। अगर उसमें डायग्राम बन रहा है तो आप बनाएं। बन रहा है का मतलब ये है, कई क्वेश्चन इतने बड़े होते हैं कि अगर आप उसमें डायग्राम नहीं बनाते, आप डायग्राम बनाएंगे अपनी सुटेबिलिटी के लिए, ताकि आपको वो क्वेश्चन जल्दी समझ में आ जाए। आप जो बताता जा रहा है क्वेश्चन में ऐसा है, ऐसा उन्होंने कह दिया, जैसे यही क्वेश्चन ले लेते हैं, अर्थ है, अर्थ ले लिया हमने, अर्थ सन के चारों तरफ रेवोल्यूशन कर रहा है, बना दिया, सन बना दिया, अर्थ का मास दे दिया, सन का मास देते। तो इस तरीके से बनाएंगे तो आपके दिमाग में पिक्चर आने लगती है कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, कैसा क्वेश्चन है, और हर बार जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उन्हें आप लिखते जाएं साथ में उसी डायग्राम में। तो आपको हर बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, वरना क्या होता है आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन दोबारा पढ़ना पड़ता है, फिर उसमें आपका क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो आप पढ़ते जाएं। अगर उसमें लग रहा है आपको कि अगर सिंपल क्वेश्चन है कि आपने फटाफट पढ़ा और उसको आपको ऐसे ही लग रहा है कि डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, वैल्यूज़ मुझे पता है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है लेंथी है क्वेश्चन, उसमें बहुत सारी चीज़ दे रखी है, बहुत सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं, और वहाँ पर डायग्राम की भी ज़रूरत है, बिना डायग्राम के समझ में नहीं आता। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें अगर आप डायग्राम बनाएंगे तब आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, तो आप उसमें डायग्राम बनाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की ज़रूरत है, बहुत सारे क्वेश्चन में कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, तो जिनमें डायग्राम की ज़रूरत है आप उसमें डायग्राम बनाएं। डायग्राम के बाद आता है गिवन एंड फाइंड। गिवन एंड फाइंड, गिवन एंड फाइंड में क्या करना है, आपको जो वैल्यूज़ दे रखी हैं वो वैल्यूज़ आप लिखें। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक और बताता हूँ, हमने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट लेके, एक ऑब्जेक्ट ये लिया और एक ऑब्जेक्ट ये लिया, इसका मास है m1 और इसका मास हमने ले लिया m2, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने ले लिया r, ठीक है। अब क्या हुआ, आपको न्यूमेरिकल दे रखा है, उसमें देखा है, बोला है एक ऑब्जेक्ट का मास m1 है, उसका मास न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी 50 ग्राम, दूसरे ऑब्जेक्ट के मास की न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है हमें 30 ग्राम, इस तरीके से दे रखा है, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर, ऐसे दे रखा है। आपसे बोला गया है फोर्स निकालना इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स है।
तो क्या हो रहा है, आपको देखो गिवन है ये m1 गिवन है, m2 गिवन है, r गिवन है, फोर्स निकालना। तो आप क्या करना है, आप ऐसे लिख लो कि भाई हमें फोर्स निकालना है, m1 हमें दे रखा है, m2 हमें दे रखा है, r हमें दे रखा है। तो इस चीज़ को देकर सिंबल लिखना है। आप ऐसा नहीं लिखना मास लिखा, नहीं मास नहीं लिखेंगे, पूरा MASS मास नहीं लिखेंगे, रेडियस पे पूरी स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, फोर्स में पूरा FORC नहीं लिखेंगे, हम सिंबल लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप कोई डेरिवेशन करते हैं तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है उसमें तो उन फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल ही होता है, तो दिमाग में तो वो सिंबल रहता है। तो आप क्या करेंगे, सिंबल लिखें सिर्फ। जब आप सिंबल लिखेंगे आप देखेंगे फोर्स दे रखा है, मास दे रखा है, ये मास दे रखा है, 2 मास दे रखे हैं यहाँ पर, रेडियस दे रखा है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, तो भाई यार सेंट्रीपिटल फोर्स का अगर ये लगाते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स की तो बात ही नहीं कर रहा, वहाँ पे तो पता चला क्वेश्चन में बोल रहा होगा कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। दूसरी चीज़ ये भी देखना, अरे यहाँ वेलोसिटी दे रखा है, इसमें तो वेलोसिटी दे नहीं रखा है, तो इसमें हमारा कौन सा लगेगा, इसमें हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगेगा। तो ये चीज़ क्या है, यहाँ पर आपको हेल्प करेगी, यहाँ पर हो गया Gm1 m2/r²। तो गिवन लिखने से और फाइंड आउट लिखने से आपको ये पता चलेगा आपको क्या फाइंड करना है, क्या गिवन निकालना, और आपको कौन सा फॉर्मूला उसमें यूज़ हो सकता है, इतना आपने कर लिया। अब इसके बाद स्टार्ट होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से देखें, ध्यान से समझे से कि भाई अब हमने देखा भाई m1 दे रखा, m2 दे रखा और r भी दे रखा, सब दे रखा है। और मान लिया आपको g की भी वैल्यू पता है, आपको g की वैल्यू, ये g की वैल्यू दे रखा है यहाँ पर SI सिस्टम में, इसकी वैल्यू दे रखा है 6.67 × 10⁻⁻11। यूनिट लिख देता हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये वैल्यू दे रखी है। ये वैल्यू आपको गिवन दे दी, सपोज करो, नहीं दिया तो आपको याद करना पड़ेगा, नहीं मान लिया हमने दे भी रखा। अब आपने क्या किया, सारी वैल्यूज पुट कर दिया यहाँ पर, क्वेश्चन कर दिया, क्वेश्चन हो गया गलत। अरे भाई सब तो सही लिखा था, वैल्यू भी सही लिखी थी, जी की वैल्यू भी सही। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों गलत हुआ, और वो सही कैसे होगा, क्या करते हैं हम जो सही हो जाता हो। अब आपको ये देखना है, ये जो जी की वैल्यू थी, कांस्टेंट की वैल्यू थी, ये कांस्टेंट की वैल्यू हमें एसआई सिस्टम में दे रखी थी, और ये वैल्यूज़ जो हैं ये सीजीएस में दे रखी हैं। तो हम कोई भी न्यूमेरिकल ऐसे नहीं कर सकते। अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इसमें, वो सब एक ही सिस्टम में होंगे, या तो एसआई में या सीजीएस में। अब यहाँ पर ये तो हो गया हमारा जी, जो हो गया एसआई में हो गया, एसआई पर ये m1 सीजीएस में, m2 सीजीएस में, r² सीजीएस में, तो हम इसे नहीं कर सकते। अब क्या होता है, अब हम बोलेंगे कि भाई हम इसकी वैल्यू जो है जी की, इसकी सीजीएस में वैल्यू होती है, सीजीएस में अगर मैं बोलूँ तो इसकी सीजीएस में वैल्यू है 6.67 10⁻⁻8 न्यूटन है, यहाँ पर इसकी यूनिट हो जाती है डायन, मीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, केजी है तो पर ग्राम स्क्वायर, ये यूनिट है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, अब या तो आप हर कांस्टेंट की दोनों वैल्यू याद करें, भाई आपको तो ऐसा ही दे रखी या दे ही नहीं रखी है, तो आपको दोनों याद करना है। याद नहीं करना है तो एक दूसरा तरीका होता है, हम कन्वर्ट भी कर लेते हैं। तो फिर अगर आपको न्यूमेरिकल दिया तो आपको एसआई में दिया, आप इसे भी कन्वर्ट करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो बेटर ये है कि हम न्यूमेरिकल को एसआई में करें। एसआई में इसलिए करते हैं क्योंकि अधिकतर कांस्टेंट की वैल्यू, जो कांस्टेंट दे रखे होते हैं उनकी वैल्यू अधिकतर बुक्स में भी एसआई में ही दे रखी होती है, और एसआई में एक हम याद कर लेंगे तो हमें फ़ायदा रहेगा। हम क्यों सीजीएस में याद करेंगे, हर कांस्टेंट की दो वैल्यू याद करेंगे या उसे कन्वर्ट करेंगे, उससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। हम एसआई वाली को याद करेंगे, या बुक में क्वेश्चन में दे रखा तो एसआई वाली दे रखी होगी, तो इसीलिए हम इन सब को m1 m2 r² को कन्वर्ट करेंगे, किसमें, एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज को, और उसके बाद हम इसमें पुट करेंगे, तब हमारा आंसर सही आ जाएगा। इतना समझे। अब क्या होता है, बात आती है, कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं, जैसे ये फॉर्मूला है, इसमें लिखा F = mv²/r, इसमें तो कोई कांस्टेंट ही नहीं है, जैसे इसमें कांस्टेंट नहीं है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जा रहा है तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर m सीजीएस में दे रखा है, वेलोसिटी सीजीएस में दे रखी है, रेडियस सीजीएस में दे रखा है, तो आप उनको सीजीएस में सारी वैल्यूज पुट कर दें और क्वेश्चन कर लें। लेकिन उसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो यूनिट आएगी फोर्स की, ऐसा यूनिट क्या होती है, फोर्स की जो ऐसा यूनिट होती है फोर्स, उसकी एसआई यूनिट होती है एसआई न्यूटन होती है,
ठीक है, और सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी, डाइन होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको फिर एक यूनिट याद करना पड़ेगा दूसरी। भाई आपने क्या करा, आपने तो उसको कन्वर्ट ही नहीं करा, ये तो सीजीएस में दे रखा था, तो आपने उसे एसआई में कन्वर्ट नहीं करा, तो आपको इसकी यूनिट भी याद रखना है, डाइन। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आप 90% ऑफ न्यूमेरिकल जो होते हैं वो एसआई में ही करवाए जाते हैं, इसलिए तो आप इसलिए एसआई में ही न्यूमेरिकल करें, तो उससे आपको ज़्यादा यूनिट याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा एक चीज़ है कि अब जैसे कोई बच्चा कहता है मैं तो सब याद कर लेता हूँ, मुझको तो सब याद हो जाता है, जितनी फिजिकल क्वांटिटी 11th में 12th में 80-100 के करीबन, 11th में 80-100 के करीबन, 12th में सब मुझे याद है सारी। तो मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ जो 100 आउट ऑफ 100 है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल बच्चे कहते हैं सर हम याद भी कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ याद रहती हैं, बहुत सारी चीज़ हम भूल जाते हैं। तो इसलिए तो हमें उसके लिए, क्योंकि अभी मैं बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी की बात करूँगा, मैंने जैसे भी बताया कि 80 या 100 के करीबन 11th में होंगी और 80-100 के करीबन 12th में, तो मतलब 200 मान लो, तो 200 की कितनी यूनिट। लेकिन आप ये देखना 200 की हर फिजिकल क्वांटिटी की 2 यूनिट होती है, एक सीजीएस एक एसआई। इसके अकॉर्डिंग कितनी यूनिट हो गई, इसके अकॉर्डिंग हो गई यूनिट आपकी करीबन 400 हर फिजिकल क्वांटिटी की 2 है। और आगे भी बहुत सारी इसमें डिटेल बताता हूँ कि सीजीएस में भी 2-2 होती हैं, एसआई में भी 2-2 होती हैं, तो उससे 500-600, तो ऐसे यूनिट अब इतनी सारी 200 फिजिकल क्वांटिटी 500-600 यूनिट, अब सबको याद करना तो बड़ा दिक्कत वाली बात है। तो लास्ट तक जब आप पहुँचेंगे तो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से सिर्फ 10 फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट और 10 कन्वर्जन याद करके, सिर्फ 20 याद करके हम किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को करेंगे, इसलिए लास्ट तक जरूर देखना है। अब इधर देखो, अब इसमें क्या हो गया, हमने यहाँ पे ये देख लिया कि यहाँ पर इस टाइप का फॉर्मूला है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कांस्टेंट नहीं, इसमें आप सीजीएस में कर सकते हैं लेकिन डायरेक्टली पुट करके, क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट नहीं, लेकिन इसकी यूनिट आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब हमारा आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कन्वर्जन। अब हम कन्वर्जन कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिट सीजीएस में भी दे रखी, वैल्यूज़ जो होती हैं सीजीएस में दे रखी होती है, एसआई में दे रखी होती हैं, तो आपको एसआई में न्यूमेरिकल करना है। अब आपको ये देखना है एसआई और सीजीएस सिस्टम ये है क्या, क्या है ये सीजीएस सिस्टम। देखिए 4 सिस्टम होते हैं, देखिए बच्चों 4 सिस्टम्स होते हैं, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, नहीं है तो पहला है एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम ये फर्स्ट। सेकंड है हमारा सीजीएस सिस्टम, थर्ड है हमारा एमकेएस सिस्टम, और फोर्थ एंड लास्ट है हमारा एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल भी बोल देते हैं, एसआई सिस्टम भी बोल देते हैं इसको। एफपीएस सिस्टम यूज नहीं होता है, खत्म हो गया। सीजीएस सिस्टम चल रहा है और एमकेएस सिस्टम को मॉडिफाई करके एसआई बन गया, तो आपके पास सिर्फ ये 2 सिस्टम रहे। एमकेएस का मॉडिफिकेशन करके एसआई बना दिया, तो आपके पास 2 ही सिस्टम रहे, एक तो सीजीएस और एक एसआई। तो हम इन्हीं 2 की बात करेंगे। कहीं कभी कभी एमकेएस लिखा होता है तो आप ये समझ सकते हैं कि एमकेएस एसआई से कैसे मैच करेगा, मैं आपको बताता हूँ। अब आप देखें सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम, 2 तरीके के सिस्टम है। तो लेंथ, मास, टाइम मैंने लिख दिया। लेंथ की यूनिट है सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम में और एसआई में है मीटर। मास की यूनिट सीजीएस सिस्टम में है ग्राम और इसमें है किलोग्राम। टाइम की सेकंड और इसमें भी सेकंड। ये टाइम में थोड़ा ऐसा है कि दोनों सिस्टम में सेम है, तो अच्छा ये सेम है तो याद करने में आसान रहेगा। अब आपको ये देखना है कि इसके अलावा और भी फिजिकल क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी तो 3 लिखी है। अब मैंने जैसे भी बताया लगभग 80 से 100 यानी 80 to 100 जो होंगे 11th क्लास में और 80 to 100 क्या 12th क्लास में। अब सब याद करें सारी फिजिकल क्वांटिटीज, फिर उनकी यूनिट और उनकी 2-2 यूनिट है यहाँ पर। अब इसमें एक चीज़ और देखें तो ये तो बड़ा लंबा काम हो गया कि इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी, इतनी सारी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि कुछ और भी फिजिकल क्वांटिटी की, तो मैंने लिख दिया जो आपने 10th में भी पढ़ी होंगी,
करंट इसकी सीजीएस यूनिट जो होती है वो एम्प, करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर, और स्टैट एम्पियर ये होती है, और एसआई है इसकी एम्पियर ये हो। अब आपने देखा ये करंट की तो 2 यूनिट निकल आई, सीजीएस ही 2 निकल आई, एम्पियर। इसी तरीके से वोल्टेज की भी 2 निकल आएंगी, रेजिस्टेंस की भी 2 निकल आएंगी, मतलब सीजीएस में भी 2 हैं। तो ये तो बहुत टिपिकल काम लग रहा है ना आपको कि सबकी 2 याद कब तक याद करते रहेंगे। तो इसका एक तरीका है कि हम इस प्रॉब्लम से कैसे बचें बिना याद करेंगे। तरीका यह है कि आप देखो इसमें जो फिजिकल क्वांटिटीज लिख रखी हैं उसमें भी मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, फिर मैं आपको कन्वर्जन स्टार्ट करूँगा। ये ग्राम लिखा है तो मैंने यहाँ लिख दिया 3 मिलीग्राम, ये 3 मिलीग्राम, ग्राम के बेस पे 3 मिलीग्राम। अब उसके बाद ये 3 मिलीग्राम जो है नॉट अ परफेक्ट सीजीएस, ये परफेक्ट सीजीएस नहीं है। अब अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है ग्राम में तो हम पहले क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे 3 इंटू 10 की पावर -3 और ग्राम लिख देंगे। ये अभी परफेक्ट सीजीएस में नहीं थी, अब सीजीएस में आ गई। अब इसको एक बार और कन्वर्ट करना है, तब ये किस में आएगी, तब ये एसआई में आएगी, तब ये हमारी एसआई में आएगी। ये हमारी सीजीएस होगी, ये परफेक्ट सीजीएस। परफेक्ट सीजीएस हो गई, ये परफेक्ट सीजीएस नहीं थी। अब हमने इसको एक बार और कन्वर्ट करा, लिखा 3 इंटू 10 की पावर -3। ग्राम को केजी में करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे करते हैं 10 की पावर -3 डिवाइड करता तो 10 की पावर 3 से लिखता मैं नीचे डिनोमिनेटर में, मैंने ऊपर लिख दिया 10 की पावर -3 कर दिया। तो ये हो गया मेरा 3 इंटू 10 की पावर -6 किलोग्राम। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी होगी परफेक्ट एसआई यूनिट, परफेक्ट एसआई। मास की बात करें, लेकिन क्या होता है हमें तो ऐसे बहुत सारी, जैसे एम्पियर एसआई है, लेकिन कहीं पर क्या मिल जाएगा 5 मिली एम्पियर। अब ये क्या हो गया, ये 5 मिली एम्पियर कैसी क्वांटिटी हो गई, ये ना तो सीजीएस में आ रही है ना ये एसआई में है, इसका मतलब ये परफेक्ट एसआई नहीं है। अब इसको अगर एसआई में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 5 मिली एम्पियर, ये लिख दिया नॉट अ परफेक्ट एसआई, ये परफेक्ट एसआई है। अब इसको कन्वर्ट हमने क्या किया 5 इंटू 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ये एम्पियर में। अब ये क्या हो गया, ये हमारी परफेक्ट एसआई। तो अब इससे आपको क्या पता चला कि अरे ये तो लिस्ट लंबी होती चली जा रही है। पहले देखा 2 सिस्टम है, 4 टोटल सिस्टम थे, चलो 2 खत्म हो गए, खुश हो गए। अब 2 ही रह गए, सीजीएस और एसआई। सीजीएस और एसआई को देखा तो पता चला इसमें भी 2 क्वांटिटीज़ हैं। फिर इसमें देखा कि अरे ये तो मिलीग्राम आ गया, अब तो ये तो सीजीएस भी नहीं है, इसको कन्वर्ट करना है। एक बार कन्वर्ट करे, बोले अभी भी नहीं बनी बात, अभी तो ये सीजीएस में आई परफेक्ट। अब इसे एक बार और कन्वर्ट करो तो एसआई में कन्वर्ट हो। फिर सोचा चलो एसआई में एक ही यूनिट होगी, तो कहा ठीक है एसआई की देख लिया एम्पियर है, तो पता चला उसमें एक और निकल आया मिली एम्पियर। अब बोले अब इसे भी कन्वर्ट करना है। अब कैसे इतना सारा कैसे याद रखा जाएगा कि 111 की फिजिकल क्वांटिटी 112 की, अब उनकी 2 यूनिट एटलीस्ट कम से कम ये दोनों, और उसमें भी पता चला है सीजीएस में भी 2 आ गई। और फिर इस टाइप का कन्वर्जन कि एक बार कन्वर्ट करा नहीं हुआ एसआई में, ये परफेक्ट सीजीएस ही नहीं थी, पहले सीजीएस में करा इस तरीके। तो इस तरीके से अगर हम पूरी लिस्ट को देखें तो ये बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है। अब हम इसे शॉर्ट करेंगे। हम किस तरीके से देखेंगे कि हम थोड़ी सी वैल्यूज को याद करके ये पता लगा लें कि ये सीजीएस है या एसआई, और इसे कैसे कन्वर्ट करना है। ध्यान से देखना है यहाँ से। अब हम बात करेंगे कन्वर्जन की। वो कन्वर्जन कैसे हेल्प करेगा इन सारी प्रॉब्लम से हमें निकलने। हमने लिखा 1
सेंटीमीटर ये है। अगर कोई लेंथ दे रखी है सेंटीमीटर में, तो वो उसको हमको मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है? मीटर में कन्वर्ट करना है, 1 के प्लेस पर लिखा 1, अगर 2 लिखा होता है तो 2, 3 लिखा होता है तो 3। सेंटी के प्लेस पर क्या करना है, 10 की पावर -2, और मीटर के प्लेस पर कुछ नहीं, इसके एम के प्लेस में एम ही लिख देना। तो ये आगे जाके हो गया 10 की पावर -2 मीटर। इससे पता ये चला कि अगर 1 सेंटीमीटर की कोई लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है तो सीधे एक वैल्यू ये है 10 टू द पावर -2, उससे मल्टीप्लाई कर दो, वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे लिखा 2.5 सेंटीमीटर, तो मैंने लिखा 2.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, यानी कि ये 2.5 सेंटीमीटर इतने मीटर के बराबर हो गया। तो ये वैल्यू याद रखनी है, छोटी सी वैल्यू, कि सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करें। दूसरा आ जाएगा कि हमने लिया 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर ये आपका हो गया मिली, और ये हो गया आपका मीटर दूसरा। अब इसका क्या करना है, 1 के प्लेस पे न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही लिखना है, 2 होती तो 2 लिख देते, 3 3 सो ऑन। और मिली की जगह क्या करना है, 10 की पावर -3, और इस मिली की जगह ये होगा, और इसके प्लेस पर तो आपको ये लिख देना, यानी कि 10 की पावर -3 मीटर। यानी कि अगर मिलीमीटर में दे रखी है लेंथ, तो उसको डायरेक्ट इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, वो कन्वर्ट हो जाएगी सीधा ऐसा ही। ये मिलीमीटर है, मिलीमीटर से तो मीटर में। अब ये जो मिलीमीटर है ये सीजीएस नहीं, मिलीमीटर जो है वो सीजीएस नहीं, वो क्या है, वो सीजीएस और एसआई के बीच में सिचुएशन। मिलीमीटर जो हो गया, ना ये सीजीएस ना ये एसआई, तो ये एसआई और सीजीएस के बीच में है, परफेक्ट एसआई नहीं, कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा 1 माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर का कन्वर्जन क्या है, माइक्रो इस सिंबल, सिंबल को बोलते हैं म्यू, और किसको रिप्रेजेंट, माइक्रो, माइक्रो ये हो गया आपका मीटर। अब क्या करेंगे, 1 के प्लेस पे लिखा 1, और इसके प्लेस पे लिखा 10 की पावर -6, और मीटर के प्लेस पे मीटर। फिर नेक्स्ट 1 नैनोमीटर बराबर किसके, 1 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, यानी कि 1 के प्लेस पे तो 1, नैनो के प्लेस पर ये, और इस मीटर के प्लेस पे मीटर। ये आपका नैनोमीटर हो गया, नैनोमीटर, ठीक। उसके बाद आता है 1 एंगस्ट्रॉम। ये किसके बराबर होता है, 1 इंटू एंगस्ट्रॉम के प्लेस पे क्या करें, 10 की पावर -10 लगा देंगे, ये मीटर के बराबर। यानी कि ये 1 एंगस्ट्रॉम इतने मीटर के बराबर होता है। 2 है तो आप 10 टू पावर, इसको तो वही लिखना है 10 टू पावर -10, यहाँ पे 2 लिखते हैं, 3 है तो 3 लिखते हैं, इस तरीके से हो गया एंगस्ट्रॉम हो गई। नेक्स्ट है हमारा 1 पिकोमीटर और 1 माइक्रोमीटर, यानी कि पिकोमीटर लिखा हो या माइक्रोमीटर लिखा हो। तो 1 के प्लेस पर 1, इस माइक्रो के प्लेस पर 10 की पावर -6, इस माइक्रो के प्लेस पर 10 की पावर -6, और इस मीटर के प्लेस पर मीटर। तो ये फाइनली कितना आ गया, 10 की पावर -12 मीटर, ये माइक्रो। और इसमें लास्ट रह गया है, मैं लिख देता हूँ पीको, और ये हो गया आपका मीटर, ठीक है। और लास्ट इसमें रह गया है आपका 1 FM, फेम्टोमीटर, फेम्टोमीटर ये बराबर होता है 10 की पावर, 1 के प्लेस पे तो आपको 1 लिखना है, इंटू 10 की पावर, फेम्टो का कन्वर्जन क्या होगा, फेम्टो का कन्वर्जन 10 की पावर -15, और मीटर के प्लेस पर मीटर, यानी कि 10 की पावर -15। ये कितने कन्वर्जन हो गए आपके, एक पहला कन्वर्जन बताया, दूसरा बताया, तीसरा बताया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 कन्वर्जन। अब ये देखना, ये 7 जो कन्वर्जन है ये आपकी हर टॉपिक में कैसे हेल्प करते हैं।
ये ऐसा नहीं है कि यहीं तक है, ये मीटर 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 दिख रहा है ना आपको, तो आप सोचो सिर्फ ये लेंथ के कन्वर्जन है, नहीं, ये लेंथ को भी कन्वर्ट करेंगे, ये कन्वर्जन माइक्रोमीटर जो कन्वर्जन था, ये करंट में भी काम करेंगे, ये वोल्टेज में भी काम करेंगे, ये रेजिस्टेंस में भी काम करेंगे, इस सब में काम करेंगे। अब ये कैसे काम करेंगे देखो, अभी आपको करंट दे रखा है, करंट कितना दे रखा है, करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर, लेकिन एम्पियर नहीं दे रखा है, उसमें दे रखा है 3 मिली एम्पियर। अरे अब इसको क्या करें, कैसे कन्वर्ट करें, हमने तो सिर्फ यही सीखा था अभी, अरे इसी से तो होगा, ये कैसे होगा, हमने लिखा 3 के प्लेस पर 3 इंटू मिली का कन्वर्जन देखा यार, मिली की जगह क्या लिखते थे 10 की पावर -3, अरे वाह तो बढ़िया हो गया, और एम्पियर के प्लेस पर ये लिख दो, अरे ये तो परफेक्ट SI नहीं थी, तो SI कन्वर्ट हो गई, SI सिस्टम में हो गई ये तो। चलो कोई दूसरे देखते हैं हम रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने देखा 5 मिली ओम, तो मिली ओम है, तो अरे इसको कैसे करेंगे, अब ओम तो SI है, तो हमने क्या लिखा 5 इंटू 10 की पावर -3 ओम। अरे तो ये अभी परफेक्ट SI नहीं थी, ये CGS SI के बीच में थी, तो ये हमने SI में कन्वर्ट कर लिया। कोई और देखते हैं, पोटेंशियल की, पोटेंशियल V से रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल को, तो इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट, तो हमने लिखा यहाँ पे 12 माइक्रो वोल्ट, तो का इसको कैसे करेंगे, 12 माइक्रो का कन्वर्जन क्या है, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 वोल्ट की जगह पर इस वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि आगे वाला तो हमने भी एज इट इज लिखा था यहाँ पर, इस टर्म को जो यहाँ टर्म आ रहा है एज इट इज, इसलिए इसमें भी जो लास्ट टर्म यहाँ पर आ रहा है राइट हैंड साइड को उसे ऐसे लिखना है। तो इससे क्या पता चला, अगर ये टेबल आपने याद कर ली तो आप तो किसी में भी कन्वर्जन कर सकते हो। देख लो करंट में, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल, तो बहुत सारी क्वांटिटीज़ है, मैं सब में कन्वर्जन करवा सकता हूँ। एग्जाम्पल समझ में आया। अब आपको इनको याद रखना है, साथ इन 7 को। अब बात आती है कि चलो इन 7 को तो याद कर लिया, लेकिन जैसे मैंने अभी बताया फिजिकल क्वांटिटी की लिस्ट बहुत लंबी है, 100, 11, 100, 12, 200, फिर उनकी एक CGS एक ऐसा एक मान ले रहे हैं, तब कम से कम 200, और जब डबल हो जा रही है तो और ज़्यादा, CGS भी 2 हैं, और इस तरीके से देखो परफेक्ट हम बोल रहे हैं कि ये तो ऐसा ही नहीं है, इसको अभी कन्वर्ट करना है, तो ऐसे बहुत सारे। अब क्या करना है, अब इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी को याद कैसे रखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये CGS है या SI, हमें तो सबको SI में करना है। हमारी इंटेंशन क्या है, हम तो SI में न्यूमेरिकल करेंगे, हर फिजिकल क्वांटिटी को SI में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब आप देखें, एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, कन्वर्जन में यहाँ पर लिखा है MN और एक ये लिखा है N, ये पॉइंट आप ध्यान रखना, कन्वर्जन से ही रिलेटेड है। इसको हम पढ़ेंगे मिली न्यूटन, इसको हम क्या पढ़ेंगे, मिली न्यूटन, और इसको पढ़ेंगे हम न्यूटन मीटर। अब ऐसा क्यों किया हमने, इसमें भी M था, इसमें भी, इसको बोला मिली न्यूटन, इसको बोला न्यूटन मीटर। जब भी किसी साइंटिस्ट के नाम के लेटर को हम यूनिट कंसीडर करते हैं, यानी कि यूनिट के लिए लेते हैं, हमने न्यूटन, तो उससे पहले कोई दूसरी यूनिट नहीं आती है, उससे पहले कोई दूसरी यूनिट नहीं आती। तो यहाँ पर हमने लिखा न्यूटन, तो उससे पहले हम लिखा, तो वो कन्वर्जन फैक्टर को रिप्रेजेंट करेगा कि न्यूटन, कितना न्यूटन, मिली न्यूटन, माइक्रो न्यूटन, कितना न्यूटन, कितनी बड़ी वैल्यू, कितनी छोटी, माइक्रो है छोटी है, मिली है वो भी छोटी है, लेकिन माइक्रो ज़्यादा छोटी है। ठीक है, तो आप एक चीज़, अब जब मैंने ऐसे लिखा NM, जब न्यूटन लिख दिया, उसके बाद मैंने लिखा है, तो उसके बाद वो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ न्यूटन मीटर हो गया। तो आप ध्यान रखना, किसी भी साइंटिस्ट के नाम से पहले कोई यूनिट के लिए सिंबल यूज़ नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 12th क्लास, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
इसमें कुछ ऐसा नहीं कि 12th क्लास बोल दिया तो उन्होंने 12th क्लास का पढ़ाने लगा, सिर्फ एक यूनिट की बात करें। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी, इसको हम जो है B से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को B से, ये सिंबल है इसका B। इसकी CGS यूनिट जो है CGS और SI 2 यूनिट होगी। CGS यूनिट होती है इसकी गॉस, जिसको हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं, और SI यूनिट है टेस्ला, इसको कैपिटल T से करते हैं। अब ये CGS है, ये SI है। अब आपको ये समझना है कि जो 1 गॉस है ये होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला के बराबर। यानी कि अगर गॉस में दे रखा है, यानी कि यूनिट जो है CGS दे रखी है और आपको SI में कन्वर्ट करनी, तो आप इससे मल्टीप्लाई कर तो हो जाएगा। लेकिन ये कैसा लिखा हो सकता है, mg मिली गॉस, यानी कि ये परफेक्ट CGS नहीं है। अब आपको इसको एक बार क्या करना है, जैसे मान लो लिखा है 5 मिली गॉस, तो हम इसे करेंगे 5 × 10⁻³ गॉस। अभी ये हो गई क्या, ये परफेक्ट CGS नहीं थी, अब ये परफेक्ट CGS हो गई। अब इसको एक बार और कन्वर्ट करना है टेस्ला में, यानी कि SI में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करें, 5 × 10⁻³ × 10⁻⁴, इससे तो मल्टीप्लाई करना, तभी तो SI में हो गया, फिर टेस्ला। तो ये हो गया हमारा 5 × 10⁻⁴ और 3 7 टेस्ला, ये हो गया। तो आपने ये देखा यहाँ पर, ये गॉस एक साइंटिस्ट का नाम है, तो उससे पहले हमने जब हम लिखा तो हमने उसे मीटर गॉस नहीं पढ़ा, उससे मिली गॉस पढ़ा। माइक्रो लिख दे तो माइक्रो गॉस। अगर जी के बाद लिखा होता तब हम उसे मीटर पढ़ते, लेकिन उससे पहले लिखा तो इसलिए हम नहीं पढ़े। इतना क्लियर हो गया। अब बात ये आती है, तो ये इतने सारी वैल्यूज, इसको कैसे याद रखेंगे, ये गॉस है, ये है, किसको कैसे एक बार कन्वर्ट करना है या 2 बार, जैसे इस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी जो परफेक्ट CGS नहीं होती, जैसे मिली गॉस, एक बार आपने कन्वर्ट करा तो वो CGS में, फिर एक बार करा तो ऐसा ही। जैसे अभी हमने मिलीग्राम वाला पढ़ा कि मिलीग्राम, इसको एक बार कन्वर्ट करोगे तो ये ग्राम में होगा, फिर एक बार कन्वर्ट करोगे तो ये kg में। तो हमें कहाँ पहुँचना है, kg, यानी कि SI में पहुँचना है। तो अब इसके लिए एक आसान सा ट्रिक ये है कि जो इस टाइप की डबल कन्वर्जन वाली वैल्यूज़ हैं कि मिलीग्राम में होगा, फिर ग्राम में एक बार कन्वर्ट करा, फिर kg में, इस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी टोटल 12th में आपको 5 ही मिले, और 11th में भी 5-6 से ज़्यादा नहीं मिलने वाली। तो टोटल कितनी हो गई, 10। जब वो 10 हो गई लगभग, हम 12 मान लेते हैं और 12-13 मान ले रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा, और 7 ये कन्वर्जन, तो कितने हो गए टोटल, यानी कि 7 कन्वर्जन ये याद करें। और ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें 2 बार आपको कन्वर्ट करना है, एक बार हो मिलीग्राम से ग्राम और ग्राम से फिर kg में, टोटल हो जाएगी कितनी, 20। 7 ये और 13 इनको मान लिया। अगर आपने वो याद कर लिया तो आप हर कन्वर्जन कर लेंगे, क्योंकि फिर आपको क्या रहेगा, आपको ये पता रहेगा भाई ये इसमें है, ये देखा, हाँ मिली गॉस, हाँ इसको 2 बार कन्वर्ट करना है। तो जब आपकी ये लिस्ट रेडी होगी, आप इन्हें लिख लेना, आपको 10 या 12 क्वांटिटीज़ होंगी मुश्किल से। जब भी वो आए आप समझ देखना, उनमें से है तो हमें 2 बार कन्वर्ट करना है, और उनमें से नहीं है तो हमारा एक बार कन्वर्ट करके ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीधी SI में हो जाएगी। कितना आसान तरीका, आपको सारी याद ही नहीं करना है, आपको ये 10-12 याद करना है, सिर्फ ये वाली, और ये तो आपकी हर जगह काम करेगी। इन 10-12 को याद करके आपके 11th और 12th में आप जैसे ही कोई फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे, आपको पता मुझे इसे कन्वर्ट करना है, तो एक ही बार में ये कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि एक बार में अगर उसमें कन्वर्जन फैक्टर लगा दूँ तो वो डायरेक्ट SI हो जाएगी, या इसे 2 बार करना है। कितना आसान हो गया, 12 को याद करना है, 10-12 को, बाकी जितनी भी हो। अब बच्चों आपने कन्वर्जन समझ लिया, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ उसका, जिससे आपको पता चलेगा कि हमने जो सीखा उसे कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 फिजिकल क्वांटिटी हैं हमारे पास। अब जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें आपको डबल कन्वर्जन करना है, किसमें करना होगा डबल कन्वर्जन, जो परफेक्ट CGS नहीं होगी, क्योंकि आपके पास रेंज क्या है, इस तरीके से CGS SI, इस रेंज में CGS के लेफ्ट में जैसे मैंने आपको बताया था मिलीग्राम, ये CGS नहीं है, नॉट अ परफेक्ट CGS। फिर इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये ग्राम में हो जाता है CGS में,
और फिर इसको एक बार कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा किलोग्राम में होता है, यानी कि ये हमारा SI में आता है। कुछ हमारी क्वांटिटीज़ कहाँ होती हैं, इन दोनों के बीच में, जैसे मैंने अभी बताया, क्या बताया था, मिली एम्पियर। इसको जैसे ही आपने कन्वर्ट करा ये डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाता है, एम्पियर की रेंज में पहुँच गया। तो ऐसे में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, CGS है डायरेक्ट आपने कन्वर्ट कर दिया SI में, CGS SI के बीच में आपने डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जो इस कैटेगरी में आएंगी, इस कैटेगरी में यानी कि CGS के लेफ्ट में आएंगी, नॉट अ परफेक्ट CGS, उन्हें एक बार CGS में और फिर उसके बाद SI में करना पड़ेगा, 2 बार उनका कन्वर्जन करना है। तो ऐसे की क्वांटिटी मैंने क्या बताया आपको कि 5-6 मिलेंगे 12th में, 5-6 मिलेंगे 11th में। आपको उनकी, जब आप पढ़ेंगे तो आप उनकी लिस्ट बना लें, बस आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस कैटेगरी है। बाकी सारी क्या होंगे, एक ही बार में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आप देखिए कैसे, यहाँ पे लिखा हमने फोर्स, हमने देखा 5 माइक्रो न्यूटन, तो हमने देखा भाई ये जो क्वांटिटी है ये हमारी न्यूटन, ये हमारी कहाँ आ रही है, CGS और SI के बीच में आ रही है। क्योंकि अब हमें कैसे पता चलेगा, हमें ये नहीं कि हमें न्यूटन हमने याद कर लिया इसलिए पता चलेगा। हमने क्या करा है, हमने ये वाली जो लाइन है जो परफेक्ट CGS नहीं है, वो जो हमने 10 याद कर रखी हैं, उन 10 के चार्ट में देखेंगे कि भाई उनके 10 के चार्ट में आ रहा है। बोले यार उनके चार्ट में तो नहीं है जिनका 2 बार कन्वर्जन करना है। तो बोले 2 बार कन्वर्जन नहीं करना है तो भाई अब ये कुछ भी हो, हमें ये तो पता ही है माइक्रो, इसका कन्वर्जन तो सीधा क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 × 10⁻⁻⁶। ये इसका होगा न्यूटन की जगह न्यूटन, हमें पता भी नहीं न्यूटन, बस हमने कैसे ये कन्वर्ट कैसे कर लिया, हमने कन्वर्ट ऐसे कर लिया क्योंकि हमने ये जो परफेक्ट CGS नहीं थी वो 10 याद कर रखी, जब उसमें नहीं है तो हमने कहा डायरेक्ट कन्वर्जन फैक्टर लगाएंगे और उसको लिख देंगे। हमें तो पता ही नहीं है, हम तो ये मान के चल रहे हैं। ऐसे हमने इसको देखा, अरे हमें तो ये भी नहीं पता ये कूलम किसकी यूनिट होती है, ये माइक्रो कूलम, हमें तो कन्वर्ट करना है अभी। तो हमने देखा, फिर वही लिस्ट देखी अपनी, हमें याद करना, अरे 12 में से, बोले अरे ये तो उसमें से नहीं लग रहा है, जब ये उसमें से नहीं तो छोड़, उसको डायरेक्ट कर देंगे। क्या हो जाएगा हमारा, हमने लिखा 12 × इसका कन्वर्जन फैक्टर पड़ता है 10⁻⁻⁶ कूलम, हो गया हमारा कन्वर्जन। मतलब हमें ये भी नहीं पता है कि किसकी यूनिट है अभी, इसके कन्वर्जन हमारा करेक्ट हो गया। पता तो होना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको अगर नहीं भी पता है तब भी आपका कन्वर्जन तो करेक्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि अगर आपने कन्वर्जन करेक्ट कर दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू सही लगा दी, फॉर्मूले में आपने कर दिया, तो आपसे थोड़ी बोलेगा कि आपने कैसे कर दिया, वो थोड़ी पूछ लो, तो आपने जैसे कन्वर्ट कर रखा है, आपने तो लिख रखा है। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर क्या हो गया, अब जब इसको देखा कि ये लिखा है 15, इसको मैं कर देता हूँ मिली गॉस। ये जो 15 देखा मिली गॉस, तो देखा अरे ये तो हमारा किस कॉलम में आ रहा है, ये परफेक्ट CGS नहीं, उस कैटेगरी वाली डिजिट, यानी उस कैटेगरी की यूनिट में, यानी कि जो हमने 10 बार याद करके उसमें है। तो हमने कहा ठीक है लगा देते हैं इसको। अब तो पता चल गया कि जब ये उस कैटेगरी में आ गई तो ये 2 बार कन्वर्जन करना पड़ेगा, तब ये हमारी किस में कन्वर्ट होगी, SI में। तो हमने लिखा 15 × 10⁻⁻³ और फिर क्या कर दिया, यहाँ पर ये हो गया गॉस। अब ये हमारी होगी CGS और फिर इसको कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या करेंगे, 15 × 10⁻⁻³ × 10⁻⁻⁴। 10⁻⁴ से जब मल्टीप्लाई करते हैं गॉस को तो वो टेस्ला में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारी वैल्यू कितनी होगी, 15 × 10⁻⁷। तो ये हमने कैसे करा, क्योंकि हमने इनको याद कर रखा। और जो इस टाइप के डबल कन्वर्जन होंगे उनका वैल्यू याद कर लेना कि CGS से SI में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि उनका कन्वर्जन अलग है। जैसे मैंने भी बताया कि 1 गॉस है, तो गॉस को अगर आपको SI में करना है तो 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये गॉस है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, तो उसको तो आपको याद करना है। तो इसको आप याद कर लेना, तो आप आराम से कन्वर्जन कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जब आप कन्वर्जन कर लेंगे तो जो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि आपको न्यूमेरिकल SI सिस्टम में करना है, तो आप चाहें उसमें कांस्टेंट हो, ऐसा फार्मूला हो जिसमें कांस्टेंट हमारा है ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा फार्मूला Gm1m2/r², ऐसा फार्मूला कांस्टेंट वाला, या इसकी बात कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की, आप हर न्यूमेरिकल को SI में करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कांस्टेंट नहीं होगा तब भी चलेगा, और कांस्टेंट अगर होगा तो उस कांस्टेंट की वैल्यू या तो SI में दे रखी होगी या आपने SI में याद कर रखी होगी, तो आप उसे SI में करिए।
ओके, इसके बाद जो है मेरा कैलकुलेशन में करवाऊँगा, और कैलकुलेशन वाला वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने आपसे जैसे बोला है कैलकुलेशन वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे आप ये सोच कर ना स्किप करें कि अरे इसमें क्या देखना है, इसमें प्लस माइनस इंटू डिवाइड करना होता है, क्योंकि हर फिजिक्स के न्यूमेरिकल में लास्ट में आप प्लस माइनस इंटू डिवाइड और रूट पर ही आ जाते हैं, और उसी में छोटी छोटी सी मिस्टेक होती हैं जिससे आपका पूरा एफर्ट ज़ीरो की तरफ जाने लगता है। यानी कि ज़ीरो तो नहीं मिलते हैं नंबर, लेकिन जब आंसर नहीं आता है और हम उस आंसर को देखते हैं तो हमें बुरा तो लगता है। जब जो बच्चा करता है, जब उसका आंसर सही आता है तो एक अलग फील आती है, लेकिन जब उसका आंसर सही नहीं आता तो हमें बहुत बुरा लगता है। हमें लगता है हमने देखो सब कुछ किया, पूरा एफर्ट किया, और उसके बाद भी हमारा आंसर लास्ट में गलत हो गया। बोर्ड में तो स्टेप वाइज मार्किंग होती है, आप आधा क्वेश्चन सही करेंगे तो आधे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगर हमारा पूरा क्वेश्चन सही होता है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। दूसरी चीज़ ये है, जब भी आप न्यूमेरिकल करें एट लास्ट आप उसकी यूनिट ज़रूर लिखें, क्योंकि यूनिट का भी हाफ नंबर कभी कभी टीचर काट देते हैं या वो कट जाता है। तो आप यूनिट पर ज़रूर ध्यान रखें कि उस यूनिट को, जो भी न्यूमेरिकल कर रहे हैं उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट आप लास्ट में, अगर आपको याद है तो आप लिखें, ज़रूर लिखें उसको, और याद करने की थोड़ा कोशिश कर लें, ठीक है। और यूनिट में भी आपको एक पॉइंट बताता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे कि ऐसे बड़े फार्मूले होते हैं, इस फार्मूले को देखा, इसकी भी यूनिट न्यूटन है, इसको देखा, इसकी भी न्यूटन है, लेकिन आपने तो सबसे पहले ये फार्मूला पढ़ा था, इसकी भी न्यूटन है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, तो कभी भी आप उनका राइट हैंड साइड देखकर घबराएं ना, आप उसका सिंपल फार्मूला याद करें जो आपको याद है, और वही उसकी यूनिट होगी। अगर आपने ये फार्मूला पढ़ा है और इसमें न्यूटन है, तो इस फार्मूले में भी फोर्स की यूनिट न्यूटन होगी, और इसमें भी फोर्स की यूनिट न्यूटन होगी। फोर्स का कोई एक और फार्मूला आपने ऐसे देख लिया कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो लग रहा है अब तो ये तो इन तीनों से डिफरेंट हो गया, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ फोर्स है तो इस पूरी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट न्यूटन ही होगी। तो इसीलिए आप जब भी कभी यूनिट की बात कर रहे हैं तो आप राइट हैंड साइड को ना देखें, उसमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग आप कभी भी यूनिट को निकालने की कोशिश ना करें। आप लेफ्ट हैंड साइड को पहले देखें और लेफ्ट हैंड साइड को देखकर उसकी यूनिट लिखने की कोशिश करें पहले। हाँ, वो बात दूसरी है कि अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड को देखकर नहीं समझ में आ रहा है और आपको राइट हैंड साइड की जितनी फिजिकल क्वांटिटी है उन सबकी यूनिट पता है, तब आप उनको पुट करके और फिर फाइनल यूनिट निकाल सकते हो, तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो मैंने सिंपल तरीका था वो मैंने आपको बता दिया, इस चीज़ को आप ध्यान